अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो तिजारत हिचकोले खाने लगी है। पिछले काफ़ी रोज़ में पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को एक बहुत अच्छा दर्जा मिल चुका था आलमी लेवल पे भी, लेकिन अब रिसेंटली ऐसे देखने में आ रहा है कि ब्रोकर्स का एतमाद थोड़ा सा शेकी दिखाई दिया और इसी वजह से पाकिस्तान की जो तिजारत है स्टॉक मार्केट की वो थोड़ी हिचकोले खाने लगी है। अगर इसी हवाले से करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ख्वाह वो 1 रुपए हो 2 रुपए हो, लेकिन दिन ब दिन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है और रुपए की कदर मुसलसल गिरती जा रही है। पाकिस्तान को बहुत सारे माशी चैलेंजेस का जहां पे सामना है, वहां पे एक चैलेंज ये भी है कि IMF ने मजीद टैक्सेस ऐड ऑन करने का मुतालबा किया है पाकिस्तान से और IMF प्रोग्राम से पहले ये तमाम शराइत वाज़ेह थी कि IMF डू मोर का मुतालबा करेगा और जब IMF डू मोर का मुतालबा करेगा तो पाकिस्तान को ये मुतालबात मानने पड़ेंगे। अभी कुछ रोज़ कबल ये सामने आया था कि अवाम पे बिजली बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। बिजली बम के साथ साथ पानी महंगा हो चुका है, गैस महंगी हो चुकी है, अवाम दुहाइयां देने पर मजबूर हैं। एक जानिब महंगाई इतनी है, दूसरी जानिब मुल्क का पहिया जो है मुआशी पहिया वो बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया है और IMF की शराइत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान में एक साल में मजमूई बैरूनी सरमायाकारी 77% कम हुई है। पिछले साल से अगर इस साल देखें तो एक साल के अंदर पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी जो है वो 77% कमी हुई है उसमें और इसी वजह से पाकिस्तान का मौशी पहिया बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया है। एक सनतकार बहुत ज्यादा परेशान है, आम आदमी महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, हुकूमत इसमें क्या इकदाम करेगी, फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसे कौन से इकदाम होने चाहिए, ये तमाम तर गुफ्तगू प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी 50% पैदावार कम हुई है इस साल और वजीर आजम शहबाज शरीफ को ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन 12 खत भी लिख चुके हैं और हुकूमती नुमाइंदगान से बातचीत करने की कोशिश भी कर चुके हैं, अपने मसाइल से आगाह भी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल हुकूमत की जानिब से इस पर कोई मौसर पॉलिसी अपनाई नहीं गई, ना ही उनको कोई मौसर जवाब दिया गया है जिससे टेक्सटाइल मिल्स के तमाम मसाइल हल हो सकें। टेक्सटाइल बरामदात में 4 से 5 अरब डॉलर की कमी हुई है और मजीद कमी हो सकती है अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे तवज्जो ना दी गई तो। तमाम तर सूरत हाल प्रोग्राम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, सबसे पहले आपसे मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करना चाहूंगी। काफी रोज से स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, मस्बत रुझान देखा जा रहा था, लेकिन अचानक तिजारत हिचकोले खाने लगी है, ब्रोकर्स का एतमाद फिर से शेक हो रहा है। जी देखिए, आज जो सेंटिमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं दौरान ट्रेडिंग वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। बहरहाल मार्केट का आगाज़ से पॉजिटिव के साथ हुआ। 45,000 पॉइंट्स की नफसाती हद पे 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ, उसके बाद में 45,100 पॉइंट्स की नफसाती हद पे गया, 130 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। खुशाइन बात है। बहरहाल एक दफ़ा हमने देखा दौरान ट्रेडिंग के 100 इंडेक्स ने 45,000 की नफसाती हद से नीचे आया, वो 44,900 की नफसाती हद पे आया। तो पॉजिटिविटी इतनी नहीं है, तेज़ी इतनी नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि आइंदा दिनों में इंटरेस्ट रेट का ऐलान करेगी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी और स्टेट बैंक जब ऐलान करेगा तो जाहिर सी बात IMF का दबाव है कि इंटरेस्ट रेट को मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जा सके। तो इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए आज सरमायाकारी का रुझान इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। ताहम बैंकिंग सेक्टर के अंदर सरमायाकारी देखी गई, शेयर्स का लेन देन हुआ, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट का ऐलान होगा, शरह सूद जब रिकॉर्ड सतह पे जाएगी तो उससे जाहिर सी बात है बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा और इसी फायदे को सामने रखते हुए जो ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में खूब सरमायाकारी की, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी की। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान रहा, अप्स एंड डाउन देखे गए, बायबैक्स भी देखे गए मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से। तो सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, महदूद तरीके पे सरमायाकारी का रुझान जारी है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि 197 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स पे हमने देखा कि कमी हुई और सिर्फ 96 कंपनीज के शेयर्स पॉजिटिव स्केल पर रहे। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान देखा गया है। ठीक है, कारोबारी अफराद में आज मिला जुला रुझान देखा गया है स्टॉक मार्केट में। हमसे अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर में कमी आ रही है, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। आज कितना इजाफा हुआ है डॉलर की कदर में? देखें, करेंसी मार्केट में आज हमने देखा
कि डॉलर 283 रुपये 50 पैसे, 283 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड हुआ इंटरबैंक मार्केट में। अप्स एंड डाउन देखे गए दौरान ट्रेडिंग, कभी डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाता था, कभी डॉलर की कीमत में कमी हो जाती थी। मार्केट बेस करने का वैसे ही कहा गया IMF की जानिब से, जिसकी वजह से करेंसी मार्केट में फ्री फ्लोट किया गया है डॉलर, और डॉलर इस वक्त अपनी मार्केट बेस वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। इसी का इम्पैक्ट ओपे मार्केट में आया, और ओपे मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत 290 दौरान ट्रेडिंग 291 292 रुपए पर हमने देखा कि रिकॉर्ड हुई। लेकिन देखें वही बात आ जाती है कि रुपए पर दबाव बदस्तूर जारी है, क्योंकि इंपोर्ट बिल की अदायगियां सर पर खड़ी हैं। ऑब्वियसली इंपोर्टर को डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स मिल नहीं रहे। बैरून ममालिक पे मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो डॉलर्स बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान नहीं भेज रहे, इसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो डॉलर का फुकदान है, बुरहान है, इन्फ्लोज में मसला है, इसी वजह से डॉलर पर प्रेशर है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद रहेगा, क्योंकि पोर्ट पर तकरीबन 7-8 हज़ार कंटेनर्स खड़े हैं, उनकी अदायगियाँ करनी है। इसी वजह से इंटरबैंक में आज हमने देखा कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और रुपये मार्केट में भी इजाफा हुआ है। कुछ देर के लिए हमने देखा कि कुछ पैसों की कमी आई, लेकिन फिर बाद में रिकवरी हो गई और डॉलर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने में कामयाब हो गया और रुपया डिवैल्यू रहा आज करेंसी मार्केट। ठीक, हमजा आप नहीं समझते कि जितने भी पोर्ट पे कंटेनर्स फंसे हुए हैं या फिर जितने भी पाकिस्तान के ऑलरेडी जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, इंस्टेड के नए जितने भी इक्तिसादी माशी प्लान हैं उनको मुतारिफ कराया जाए, उन पर काम किया जाए, पहले पुराने वाले मसाइल को हल किया जाए ताकि मईशत का पहिया एक बार फिर से गामजन हो सके अपनी तरक्की की जानिब। देखिए IMF के कहने पर स्टेट बैंक ने सर्कुलर का इजरा तो कर दिया है कि इंपोर्ट पर खड़े तमाम कंटेनर्स को क्लियर किया जाएगा, और इसी वजह से हमने देखा कि LCs के जो मसाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब आपके इन्फ्लोज का प्रॉब्लम रहेगा, कमर्शियल बैंक्स के बाद डॉलर्स नहीं होंगे, और जाहिर सी बात है ओवर इम्पोर्ट भी हमारे मुल्क में हो जाती है, तो इम्पोर्टर जो है वो भी मसाइल खड़े कर रहा है ओवर इम्पोर्ट करके। फिर दूसरी जानिब जितने कंटेनर्स पहले के खड़े हुए हैं उनको क्लियर करने का एक बोझ है, फिर मजीद कंटेनर्स रास्ते में हैं, क्योंकि ये कहा गया था स्टेट बैंक की जानिब से कि 365 डेज पर आप अपनी इंपोर्ट का मंगवा सकते हैं। अब 365 डेज जो हैं अगर वो हो जाते हैं और मजीद जो पोर्ट पे कंटेनर पहुंचेंगे तो उसका एक और दबाव हो, उसकी वजह से ये सारे अवामिल हैं जिसकी लिए हुकूमत को एक पॉलिसी तो मुतारिफ करानी होगी। जाहिर सी बात है IMF ने आपको पैसा दे दिया, सऊदी अरब UAE की जानिब से आपको रकम मिल गई, वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसे दे दिए, मगर ये इन्फ्लोज इतने काफ़ी नहीं है कि आपके मसाइल हल हो सकें, क्योंकि हमने डॉलर्स में जो रकूम की अदायगियाँ करनी हैं कर्जों की, उसके अलावा फिर इम्पोर्ट का जो बिल है वो हमारा डॉलर में है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हमें मजीद प्लानिंग्स करनी होगी। लेकिन हमारे पास हुकूमत के बाद टाइम नहीं है, क्योंकि हुकूमत जा रही है। स्टेट बैंक ने सर्कुलर का इजरा किया और यकीन दहानी कराइएगा हम इम्पोर्ट पर से पाबंदियाँ जो हमने हटाई हैं उसको हम जारी रखेंगे और इम्पोर्ट के ऊपर कोई बैरियर्स नहीं लगाएंगे। IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की सूरत में इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता LCs के मसाइल हल हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डॉलर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इम्पोर्टर को। वही बात आ जाती है कि जब तक आपकी इम्पोर्ट क्लियर नहीं होगी आपकी एक्सपोर्ट का पहिया नहीं चलेगा, आप अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का एक्सपोर्टर ही इंपोर्टर है। ठीक है, हम साहब आपसे ब्रेक से पहले एक और सवाल करना चाहूंगी। वो सवाल ये है कि IMF ने एक जानिब तो डूमोर का मुतालबा कर दिया है, नए टैक्सेस ऐड ऑन किए गए हैं, IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब IMF का ये भी कहना है कि पाकिस्तान माशी इस्लाहात के साथ तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर करे। कैसे पॉसिबल होगा ये तमाम तर चैलेंजेस? देखें बैरूनी अदायगियां वक्त पर तो करनी है पाकिस्तान को हर सूरत, क्योंकि अगर IMF प्लान को कंटिन्यू रखना है तो IMF की हर शर्त को मनवन तस्लीम करना होगा, और हम कर भी रहे हैं। तमाम बैरूनी अदायगियां हमने वक्त पर की हैं और आइंदा भी हम बैरूनी अदायगियां वक्त पर ही करेंगे। उसकी बाकायदा एक पॉलिसी मौजूद है, उसका एक प्लान मुरतब किया है वजारत खजाना ने। इसमें खैर कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं की है, और आइंदा आने वाले दिनों में हमारे कर्जे भी रोल ओवर होंगे। हमें रिलीफ मिला है दोस्त ममालिक की तरफ से, IMF की तरफ से, और लेटर ऑफ इंटेंट भी हमने दिया है। और IMF ने जो रिपोर्ट अपनी जारी की उसमें IMF ने इस बात की तंबीह की है कि आप अपनी तमाम अदायगियां वक्त पर करें। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। एक्सचेंज रेट के दरमियान जो गैप है इंटरबैंक और ओपन मार्केट का, उसको 1.25% पे लाना होगा कम करके। तो ये तमाम चीजें हैं जो IMF ने अपनी रिपोर्ट में कही हैं, और इस बात को हुकूमत इंडोर्स करती है और हुकूमत इन तमाम शराइत पर मनोन अमल करेगी। ठीक है, हुकूमत इन तमाम शराइत पर अमल करेगी बिल्कुल, और IMF की जानिब से पाकिस्तान को एक बड़ी सपोर्ट मिली है जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुआशी पहिया हो सकता है आइंदा कुछ वक्त में तरक्की की जानिब एक बार फिर से गामजन हो जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के जितने भी बाकी मसाइल हैं जैसे टेक्सटाइल का मसाइल हो गया, इसके अलावा IMF की जितनी भी शराइत है, इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाजरीन, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मौशी तज्जियाकार हारून रशीद साहब। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं और एक जानिब IMF ने ये मुतालबा कर दिया है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएँ। क्या पाकिस्तान इस वक्त टैक्सेस बढ़ाने का मुतहम्मिल है और जितनी भी माशी पॉलिसीज़ हैं वो उन पर कब तक अमल शुरू होगा? जी, आपके सवाल के दो पहलू हैं। जहां तक पहला एंगल है कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू, हमारी टैक्स टू GDP रेशियो इस कदर गिर गई है, इनफैक्ट 9% के आसपास आ गई है। एक जमाने में 13% होती थी। तो आपको अब सरकार चलाने के लिए टैक्स तो चाहिए, लेकिन ये एक रिग्रेसिव पॉलिसी है कि अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, खास तौर पे जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आप उसके ऊपर मजीद बर्डन डालते जाएं टैक्स बढ़ाने के लिए। हमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फॉरेन इंक्लूड करना चाहिए, ट्रेडर्स हैं, एग्रीकल्चर इनकम है, प्रोफेशनल्स हैं। सो आई थिंक वहां पे दूसरा ये है, एफिशिएंसी का सवाल है। हम टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर पाते सही तरीके से। FPR की जो कलेक्शन की रेशियो है उस पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करने की जरूरत है। तो मैं जो IMF हमें ये नहीं कहता कि कैसे टैक्स बढ़ाएं। IMF तो कहता है कि आपका रेवेन्यू आपके खर्चे से बहुत कम है, आप रेवेन्यू बढ़ाइए। सो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें टैक्स बेस को दिस इज द टाइम कि एक्सपैंड करना चाहिए, खास तौर पे एक लार्ज सेगमेंट के लिए जिसको बहुत सालों से हमने टैक्स नहीं दिया। मगर हारून साहब IMF ने कहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करें। IMF ने यह भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से पाकिस्तान को बड़े सख्त फैसले करने होंगे मुस्तकबिल में, और ये गुमान किया जा रहा है, ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 25% पे जाने की तवक्को है। भले उसको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में मजीद इजाफा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी, हम अपने एक्सपोर्ट का टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे। रेमिटेंसेज वैसे ही हमारी डिस्टर्ब हो गई ब्लैक चैनल की वजह से। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी देखिए, दो चीजें समझने की हैं। पहली चीज तो ये है कि जो IMF का प्रोग्राम तो आप उस वक्त ही लेते हैं जब इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल डेस्परेट हो जाती है और आपको बेल आउट चाहिए। इसको हम एडजस्टमेंट का पीरियड कह रहे हैं, और इसको 1 साल बड़ा मुश्किल लगेगा अगर हम ये सारी चीजें करके अपने मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को कुछ दुरुस्त कर लें। जो आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये इसके बाद शुरू होगी। ये IMF के प्रोग्राम के अंदर तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जो हम अपनी मॉनेटरी सिचुएशन है उसको टाइट कर रहे हैं। जब सूद बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ मनी घट जाती है, क्योंकि लोग नहीं लेते। सो अभी तो हमारे पास क्रेडिट भी स्क्वीज हो रहा है, हमारे पास इन्फ्लेशन अभी भी 30% पे चल रही है। आप देखें, डिस्पाइट द IMF प्रोग्राम, डॉलर का रेट फिर से कोई 3-3.5 रुपए बढ़ गया है। सो ये पाकिस्तान को बड़ा डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत है 1-1.5 साल। और ये जो पॉलिटिकल अब इलेक्शन आ रहा है, जो पॉपुलिज्म है, देखे ना, हमने इलेक्शन से पहले कुछ ट्रेडर्स को छूट दे दी, फिर हमने पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दी। ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, इससे स्टेबलाइजेशन के ऊपर एट टाइम्स मनफी असर पड़ता है। मतलब हारून साहब, ये बात तो तय है कि इस प्रोग्राम में जब हम रहेंगे IMF के, तो हम अपनी मौसी तरक्की फिलहाल नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। जी, हम सिर्फ स्टेबलाइज कर सकते हैं हुकूमत को, जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि जो आपके बाहर की अदायगियों के इम्बैलेंसेस हैं करंट अकाउंट के, वो हम कुछ दुरुस्त कर लेंगे, कुछ लेंडर्स से मजीद पैसा ले लेंगे। लेकिन ये जो 8-9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये हमारे पास एक मौका है कि अब हम अगले 5 से 10 साल की एक सिम्प बनाएं। ये जो एक्सपोर्ट को बढ़ाना और चीजें हैं, ये कोई 1-8 साल में नहीं होता, लेकिन जो मार्केट है उसको एक डायरेक्शन चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करने के इदारे मजबूत करने हैं। अब ये हमें इन कामों पे काम करने की जरूरत है। कोई ऐसा मैजिक नंबर नहीं है कि हम, बल्कि मेरी दरखास्त है मेरे जो सियासत में दोस्त हैं कि वो IMF प्रोग्राम वगैरह को एज अ रेमेडी सेल ना करें, क्योंकि ये तो एक एडजस्टमेंट का प्रोग्राम है, ये ग्रोथ का प्रोग्राम नहीं होता। ठीक।
हारून साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आईएमएफ ने तो रेवेन्यू जनरेट करने का कहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं रेवेन्यू के नाम पे आवाम पे बोझ डल रहा है, जैसे कि बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है, गैस के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है। क्या हुकूमत के पास इस वक्त कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आवाम पे बोझ डाले बगैर रेवेन्यू जनरेट कर सके? ये देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। आईएमएफ आपको ये नहीं नेसेसरली कहता कि आप कीमतें बढ़ाएं। जी। आईएमएफ ये कहता है कि अगर आप बिजली जो है वो 22 रुपए पे बना रहे हैं तो आप इसको सस्ता ना बेचें, क्योंकि आपके पास उस लॉस को फिल करने के लिए रेवेन्यू नहीं है। ठीक। अब उसको जो, क्योंकि हम बिजली सस्ती बेचते हैं, सब्सिडाइज करते हैं, उससे हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता है। अब इसके लिए पॉलिसी ये होती है आमतौर पे कि एक तो हमारे जो लॉसेस हैं, जो हमारे डिस्कोस के कलेक्शन के लॉसेस हैं, वो बहुत ज्यादा है। हमें कलेक्शन का मैकेनिज्म बेहतर करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हुकूमत अपनी नाअहली अवाम के ऊपर डाल दे। जब आप कलेक्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली कम रेवेन्यू आता है। दूसरी चीज ये है कि हमें टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना बहुत जरूरी है, ताकि हम सबको अक्रॉस द बोर्ड ना दें। हम अभी भी टारगेट करते हैं, लेकिन ये हम फ्यूल वगैरह पे करने में नाकाम रहे हैं। मगर तीसरी चीज ये है हुकूमत जी, हुकूमत गैस एलोकेशन पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करती? जब इतने क्राइसिस हैं, इतने मसाइल हैं, तो हमारे पास गैस एलोकेशन पॉलिसी पर अमल करने के लिए हमारे पास तो पैसेज भी है, हम चाहें तो उसके ऊपर अमल कर सकते हैं और मसाइल पे काबू पा सकते हैं। वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? जी, एक तो जहां तक एलएनजी का ताल्लुक है, अब उसकी कीमतें भी ग्लोबल मार्केट में तकरीबन आपकी ब्रेंट की प्राइसेस की तरफ बढ़ गई हैं। लेकिन जो नेचुरल गैस की आप बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त तो हमें एक बड़ी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी चाहिए और ओवरऑल ऑल्टरनेट एनर्जी मैनेजमेंट की, कि हमने एनर्जी को मैनेज कैसे करना है। देखिए, हुकूमत तो शाम को मार्केट्स बंद कराने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि उसकी कंस्टिट्यूएंसी है। लेकिन सूरत हाल यह है कि अब आप सियासत नहीं खेल सकते। मुल्क के पास अब ना एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास पैसे हैं कि मजीद सब्सिडीज दें। अब ये मुश्किल वक्त है और सबसे पहला फैसला तो हुकूमत को करना है कि क्या वो हुकूमत का साइज कम करते हैं, ताकि लोगों को एक सिग्नल जाए कि हुकूमत पैसे बचाने में संजीदा है। अगर आप अपना साइज बढ़ाते जाएंगे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाते जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि आप बर्दाश्त कीजिए, तो ये एक बड़ी अनफेयर बात है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा हारून साहब, आईएमएफ चाहता है कि हम अपना टैक्स रेट बढ़ाएं। इस वक्त हमारे जो टैक्स का जो हदफ है वो 9,400 अरब रुपए हुकूमत ने रखा है। हम हासिल कर पाएंगे अगर हम आईएमएफ कहते हैं मजीद बढ़ाएं, 10,000 अरब पे लेके जाएं, 11,000 अरब रुपए पे लेके जाएं? तो जब बिजनेस नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं होगी, तो कैसे टैक्स कलेक्शन होगी? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, मुझे इसकी बहुत वरी है, इन द सेंस कि हमने ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट लेने के लिए साइन ऑफ कर दिया, लेकिन 1 या 2% इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर तो इस तरह की टैक्स कलेक्शन हिस्टोरिकली ना कभी आई है, ना आ पाएगी, अनलेस एंड अनटिल, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं, कि आप टैक्स के नए दरवाजे खोले, नए एवेन्यू खोले जिन लोगों को हम टैक्स नहीं करते हैं। दूसरा ये है, जो एग्जाम्पशंस और हमने प्रोटेक्शन दी हुई है बहुत से सेक्टर्स को जो एफिशिएंट नहीं है, अब टाइम आ गया है कि हमें उनको बंद करना चाहिए और हमें एफिशिएंट सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, किसी भी पॉलिसी में, चाहे टैक्स की हो, चाहे इंडस्ट्री की हो, पाकिस्तान की 3 फॉल्ट लाइंस हैं। एक, हमें जॉब क्रिएट करने हैं यंग लोगों के लिए। दूसरा, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाना है ताकि डॉलर्स आ सके। तीसरा ये है, हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ताकि हमारी जो चीजें हैं वो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाके ज्यादा पैसा ला सके। हमें सारी पॉलिसी जो है उसका एम्फेसिस यहां करना है, ना कि ऐसी इंडस्ट्री पे या बिजनेसेस पे जो यहां से डॉलर कमा के बाहर भेज रहे हैं, हमें कम मिल रहा है। तो अब ये फैसले कौन करेगा? अब अगला पीरियड 6-8 माह का ट्रांजिशन का है। मेरा ख्याल है कि अगर ये डेलीगेट कर दिए जाए कुछ इदारों को तो शायद हो जाए। सियासत में मुझे मुश्किल दिखाई देता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, माशी तज्ज़ियाकार, आपने अपने तज्ज़िये से आगाह किया नाजरीन को। नाजरीन, आईएमएफ की शराइत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, टैक्सेस में इजाफे की शराइत सामने आई हैं, लेकिन आईएमएफ की जितनी भी शराइत हैं और जितने भी टैक्सेस बढ़ रहे हैं, वो तमाम बोझ गरीब आवाम पे पड़ रहा है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो गैस का हो, या फिर जितना भी बोझ है वो गरीब आवाम की बोझ पे पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कोई इक़दामात करे, ऐसे कोई मौसर पॉलिसीज़ बनाए जिससे गरीब आदमी जो है वो इस तमाम
तमाम बोझ तले निकल सके और गरीब आवाम के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। और उसके बावजूद इतने अगर टैक्सेस गरीब आवाम पे बोझ की सूरत में पड़ेंगे तो गरीब आवाम डेफिनेटली बिलबिला उठेगा। हुकूमत से ऑलरेडी मुतालबात किए जा रहे हैं कि जी टैक्सेस में कमी की जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन बारहा दावे धरे के धरे रह जाते हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के मौशी सूरत हाल का तज़किरा प्रोग्राम में जारी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ुबैर तुफ़ैल, साबिक़ सदर फेडरेशन चैम्बर्स हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफ़ैल साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट के जितने भी टारगेट्स हैं वो मिस कर चुका है इस साल, चाहे वो टेक्सटाइल के हों या चाहे वो दीगर टारगेट्स हों। आप क्या समझते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त किस जगह पर खड़ी हुई है? देखें, हमारे टोटल ओवरऑल जो एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं वो सब मिस हुए जी, क्योंकि टेक्सटाइल का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो सबसे पहले टेक्सटाइल नज़र आती है। और अब एक्सपोर्टर्स कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। बिजली का यूनिट जो है वो तकरीबन 45 से 50 रुपये हो गया। 45 रुपये एग्जिस्टिंग रेट है इलेक्ट्रिसिटी का, और 5 रुपये का जो है अभी बताया गया कि और अगले महीने या इस महीने में बढ़ेंगे। जी, जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे यही टेक्सटाइल जो इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से एक्सपोर्ट होते हैं तो उनकी प्राइसेस हमसे ज़्यादा हैं, और यही मेन वजह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट से टारगेट हैं टेक्सटाइल के वो पूरे नहीं हो रहे। ठीक। ज़ुबैर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या सनतकार सनतें बंद करने जा रहे हैं, क्या लाहे-अमल अपनाने जा रहे हैं? क्योंकि जो करंट सिचुएशन है, जो करंट हालात है, उसमें सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है। देखिए, इस वक्त बढ़ रही है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। और क्योंकि दूसरी वजह ये कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत का ये आखिरी महीना है, तो किसी का किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। जी, जिसका जो चाहता है मुल्क के अंदर वो करता है। मैं आपको एक्सपोर्ट से हट के एक बात बताऊंगा, वो एक आम आदमी के लिए है। उसमें आटा और चीनी, आटा जो है 160-70 रुपये किलो हो गया। ये जुल्म की इंतहा है। जिस मुल्क में आप 30-32 हज़ार रुपये मजदूर को मिनिमम सैलरी हो, वहाँ पर 160 और 170 रुपये का आटा बिक रहा हो, वो आदमी कैसे जिंदा रहेगा? मगर जुबैर साहब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि चीनी की कीमतों में जो स्पेकुलेशन की जा रही है, आटे की कीमत में जो स्पेकुलेशन की जा रही है, यही अशखास, यही एसोसिएशन, यही ट्रेड बॉडीज़ फेडरेशन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर इन लोगों को इनकी सुनवाई हम लोगों से करवाता है। तो कहने का मकसद ये कि कहीं ना कहीं आप तो समझते हैं ना कि हमारे मुल्क का जो बिजनेसमैन है उसका भी हाथ है इन तमाम सूरत को ख़राब करने में। मैं बिल्कुल यही तो कहने जा रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में बेशतर बिजनेसमैन जब उनको मौका मिलता है तो जुल्म की हद तक कीमतें बढ़ा देते हैं। अब चीनी की कीमत है, चीनी आपकी आराम से 120-130 रुपये बिक रही थी, उन्होंने 150 रुपये कर दिए। कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में जो है $700 की कीमत हो गई है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सनतकार भी जो हैं जनरली स्पीकिंग अच्छे नहीं हैं। उनको जहाँ मौका मिलता है वो उनका गला घोट देते हैं, महंगाई करते हैं। आपके देखिए इस वक्त जो गंदम है ना, गंदम तो बिल्कुल मैनिपुलेशन है। आपके पास इस साल गंदम तकरीबन 27 मिलियन टन पैदा होगी, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन उसके जितने भी लोग हैं जो इस ट्रेड में हैं, वो इसको होल्डिंग कर रहे हैं और मिल के इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। जी, तो लिहाजा मैं कहूँगा कि हुकूमत, अच्छा दूसरा उनको ये भी पता है हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। हुकूमत के आखिरी 25 दिन रह गए हैं जी। और उसके बाद केयर टेकर आएगी, और केयर टेकर भी एक हुकूमत भी जो होती है वो हमेशा एक कमज़ोर हुकूमत होती है। ठीक है बिल्कुल। ज़ुबैर तो तुफ़ैल ये साहब,
जी, हमारे साथ मौजूद बहुत रहिए, हमें खराब। ज्वाइन कर चुके हैं अमीन यूसुफ साहब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब आपकी कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के मौशी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न हैं। अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो एकदम से देखने में आया था कि IMF मुआहदा होने के बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी का रुझान देखा गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, लेकिन अब अचानक हिचकोले खाती हुई नज़र आ रही है स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल क्या है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम? देखिए, जैसे पहले सिचुएशन थी कि हमें सबको पता है कि हम डिफॉल्ट पे जा रहे थे, अब वो सिचुएशन नहीं होगी। ऑब्वियसली एक सिनेरियो चेंज हो गया है। जब एक सिनेरियो चेंज होगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। हमारी मार्केट का अगर आप देखें तो वैसे ही पी आपको दो या तीन के पी पे चीज़ें मिल रही थी और कंपनीज तो परफॉर्म कर रही थी। तो ये सिनेरियो प्लस इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमी में तो इश्यूज हैं। हमेशा हम रो रहे होते हैं कि फिर हम IMF की तरफ जा रहे होते हैं। हमारा मसला सिर्फ है डॉलर का, रिजर्व्स आपके नीचे आ जाते हैं, फिर आप लोन लेने भाग रहे होते हैं। तो मसला ये है कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो हमने कभी किया ही नहीं है और हम इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को हम फैसिलिटेट जब तक नहीं करेंगे, जैसे तुफैल भाई ने कहा कि रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस में एसोसिएशन पाकिस्तान केमिकल एंड डाइज मर्चेंट एसोसिएशन का चेयरमैन भी रह चुका हूँ और इंपोर्टर जो है इंपोर्ट जो करते हैं रॉ मटेरियल और टेक्सटाइल को देते हैं डाइंग के लिए। ऑब्वियसली जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, पूरी एक चेन है। जब तक हम पूरी चेन को सही नहीं करेंगे हमेशा हम वही प्रॉब्लम अच्छा अमीन साहब ये बताएं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है जो कि मजीद बढ़ेगा तो क्या समझते हैं 100 इंडेक्स को आप कहाँ देख रहे हैं? 5000 प्लस तो 100 इंडेक्स हुआ था जब IMF का मुआहदा हुआ था, मार्केट ने बहुत अच्छा सेंटिमेंट दिखाया था, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाएगा जो कि बढ़ना है तो मार्केट को कहाँ देखेंगे फिर आप? देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। और देखिए मार्केट जो है अब आप देखें कि मार्केट की अगर परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट तो वैसे इतने नीचे लेवल पे है, क्योंकि आप हमेशा हर चैनलों पे हम सुनते थे कि डिफॉल्ट हो रहा है मुल्क। तो ऑब्वियसली इससे सेंटिमेंट खराब होता है। जिसने लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी करनी होती है वो भी साइडलाइन हो जाता है, वो भी वेट करता है कि मुझे चीज़ें नीचे मिले। आपको मैं थोड़ा सा एनालाइज करके बता दूं, 2008 का आप सिनेरियो देख लें, मार्केट 6 से 7000 के इंडेक्स पे गई थी, उसके बाद मार्केट ने 53,000 का हाईएस्ट लेवल बनाया था। बिल्कुल। तो देखिए मार्केट में रूम है, मार्केट में जगह है, लेकिन इन्वेस्टर का जब तक सेंटिमेंट नहीं होगा तो सेंटिमेंट कैसे होगा? सेंटिमेंट कैसे होगा अमीन साहब, जब बजट के अंदर गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज को मुकम्मल तौर पे नेग्लेक्ट किया है, इतने टैक्सेस लगा दिए, तो कैसे सेंटिमेंट डेवलप होगा पॉजिटिव? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टैक्सेस लगाए, लेकिन देखिए यही मार्केट आपको पैसे बना के दे सकती है। आप ये मार्केट की कैपिटलाइजेशन देखिए, एक जमाने में $75 बिलियन तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन चलेगी, अभी 25 अरब रुपए पे आ गई। एक्टिव क्लाइंटेल हमारी सिर्फ 38,000 रह गई है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली अगर आप जब तक नहीं करेंगे, आप तवज्जो नहीं देंगे तो कैसे आएंगे? आप देखिए सेकेंडरी मार्केट, यहाँ कंपनी जो है अपना पैसा रेज कर सकती है। अभी तो देखिए अगर आप बैंक से बोरोइंग करने जाते हैं तो आपको कितना महंगा पैसा मिलता है। स्टॉक मार्केट एक वाइड एवेन्यू, अगर कोई कंपनी आ रही है वो एक्सपेंशन पे जा रही है तो वहां से यहाँ से पैसा रेज करना आसान है और सस्ता पैसा मिलेगा। अच्छा जुबैर साहब, मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि IMF ने तो कह दिया है बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करें, IMF ने कह दिया इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएं, IMF ने कह दिया टैक्स नेट भी बढ़ाएं। तो जब सब कुछ बढ़ाना है तो ये इसके जब ये सब इंक्रीज हो जाएगा तो इंडस्ट्रीज का जो पहिया है वो तो नहीं चल पाएगा। तो क्या करेंगे? क्या एपेक्स बॉडी कुछ करेगी या हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे? क्योंकि हुकूमत के पास तो वैसे ही टाइम नहीं है। अब आप लोगों का क्या अगला प्लान होगा? देखिए हुकूमत तो जो है वो आखिरी चंद दिन है, 20-25 दिन है, और उसके बाद केयर टेकर्स जो आएंगे उनके पास भी कोई इतनी कुव्वत नहीं होगी कि वो इसको इन मामलों पे कोई फैसला कर सके। रहा मसला इंटरेस्ट रेट का, देखिए इंटरेस्ट रेट तो पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुके हैं। अब बैंक से जब कोई इंडस्ट्री वाला लोन लेने जाता है तो उसको 24। अब अगला प्लान क्या होगा आप लोगों का? अगला प्लान क्या होगा आप लोगों का? क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए इसमें अब अगला प्लान ये होगा कि मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद अपना जो रास्ता तय करेंगे। आप बैंक से लोन जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता लोग बैंकों से लोन लेना बंद कर देंगे। बांग्लादेश में 6% है इंटरेस्ट रेट, इंडिया में 7% है, हमारे मुल्क में 22% है, आइंदा आने वाले दिनों में 23% भी हो सकता है। तो आप मेरी बात को गौर से सुने, ये अब आने वाले दिनों में ना मार्केट फोर्सेस सब डिसाइड करेंगी। दुनिया कारोबार, पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं चल सकता कि आप 24-25% के बैंक से बोरो करें
और उसके बाद उसको तिजारत में लगाएं या मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं और एक्सपोर्ट करें। इस रेट से कोई चीज़ जो है एक्सपोर्ट वाइबल है ही नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे से लोग पैसा नहीं उठाएंगे, इस वक्त मेन बोरोअर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो लेती है, वो लेती रहेगी, और उनके पास जो और उन्होंने जैसे पेमेंट करनी होती है उनके पास मैकेनिज्म होते हैं कि नोट प्रिंट करते हैं या जो भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बिजनेसमैन के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है कि 24-25% इंटरेस्ट के साथ कारोबार करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब साबिक़ सदर फेडरेशन चैम्बर्स हैं और अमीन यूसुफ साहब माहिर माशियात, आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तमाम माहिर माशियात या फिर जितने भी नुमाइंदगान हैं, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर जितने भी सनतकार हैं, उन सब का हुकूमत से ये मुतालबा है कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। IMF की जानिब से टैक्सेस ऐड ऑन होने का सिलसिला मुसलसल जारी है, लेकिन उसका सारा बोझ गरीब आवाम, सनतकार और जितने भी ये शोबे हैं इन पर पड़ रहा है। लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जून तक नहीं रेंग रहे। हुक्मरान जो हैं वो अपने शाहाना अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। उनकी शाहाना ज़िंदगी उसी तरह है जिस तरह आज से 5 साल पहले थी, और तमाम लोगों का ये मुतालबा है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे, शाहाना खर्च को बंद करे, ताकि गरीब आवाम पे इसका बोझ कम पड़े। IMF की जानिब से रेवेन्यू बढ़ाने का कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि स्पेसिफिक एक फील्ड पे टैक्स बढ़ाया जाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तमाम बोझ गरीब आवाम पे डाल रही है। इसी के साथ ही मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।